हम सब अपने मूल अधिकारों की बात करते हैं, समानता का अधिकार, बोलने की आज़ादी, और हमें सिखाया जाता है कि ये अधिकार हमें राज्य के खिलाफ मिले। लेकिन ईमानदारी से बताइए, जब हम ये शब्द राज्य या द स्टेट सुनते हैं तो दिमाग में आता क्या है? सरकार, संसद, पुलिस। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी सवाल की गहराई में जाते हैं, और जो जवाब मिलता है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में बहुत एकेडमिक लगता है, लेकिन असल में ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि राज्य कौन है, यही बात तो तय करती है कि हम अपने अधिकारों की मांग आखिर किससे कर सकते हैं। हाँ। अगर कोई संस्था इस परिभाषा से बाहर है तो सैद्धांतिक रूप से हम उसके खिलाफ मूल अधिकारों के हनन का दावा कर ही नहीं सकते। तो ये समझना कि इस दायरे में कौन कौन आता है बहुत जरूरी है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जैसा कि इन दस्तावेजों से पता चलता है, संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करने की कोशिश करता है। हाँ, और इसमें 4 श्रेणियां बताई गई हैं। पहली 3 तो काफी सीधी साधी लगती हैं। हाँ, पहली 3 तो वही हैं जो हम आमतौर पर सरकार समझते हैं। पहली, भारत की सरकार और संसद। ठीक। दूसरी, सभी राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल। और तीसरी, सारी स्थानीय संस्थाएं जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड, पंचायतें। ये वो ढांचा है जिसे हम रोज देखते हैं और पहचानते भी हैं। सही कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन असली खेल तो चौथी श्रेणी में है, जहां लिखा है अन्य प्राधिकारी। हाँ, अन्य प्राधिकारी यानी अदर अथॉरिटीज। ये तो बहुत ही गोलमोल शब्द है। संविधान जैसी इतनी महत्वपूर्ण किताब में इतनी अस्पष्ट बात क्यों लिखी गई? क्या वे परिभाषा देना भूल गए? नहीं, भूल नहीं गए, बल्कि ये जानबूझकर किया गया था। ये संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता को दिखाता है। वो जानते थे कि आने वाले समय में भारत बदलेगा। सरकार सिर्फ कानून बनाने और व्यवस्था संभालने का काम नहीं करेगी, बल्कि व्यापार भी करेगी, सेवाएं भी देगी। अच्छा। और ना जाने कितने नए तरह के संगठन सामने आएंगे। मतलब इन्होंने भविष्य के लिए एक दरवाजा खुला छोड़ दिया। बिल्कुल। इसे एक इलास्टिक क्लॉज की तरह समझिए, जिसे जरूरत पड़ने पर खींचा जा सकता है। अगर वो 1950 में ही राज्य की एक सख्त परिभाषा लिख देते तो आज की तारीख में कई ताकतवर संस्थाएं उस परिभाषा से बाहर होती और नागरिकों के अधिकारों का हनन कर सकती थीं। सही बात है। ये अस्पष्टता ही अदालतों को ये ताकत देती है कि वो समय के साथ इस परिभाषा का विस्तार करें और इसे प्रासंगिक बनाए रखें। यही हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। अच्छा, तो ये कमी नहीं बल्कि ये खूबी है। और इसी खींचने की वजह से, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कुछ ऐसे नाम इस लिस्ट में जुड़ गए हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे जीवन बीमा निगम यानी LIC, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, भारत पेट्रोलियम। एक मिनट, ये तो कंपनियां हैं। मैं तो इन्हें बस सरकारी कंपनियां समझता था। मतलब जब मैं LIC से पॉलिसी खरीद रहा हूं तो क्या मैं राज्य से डील कर रहा हूं? ये तो बड़ी अजीब बात है। अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस तर्क है। देखिए, अदालत ने राज्य को पहचानने के लिए एक टेस्ट बनाया, जिसे मोटे तौर पर कंट्रोल और फंक्शन टेस्ट कह सकते हैं। अदालत ये नहीं देखती कि संस्था का नाम क्या है, बल्कि ये देखती है कि उस पर सरकार का कितना गहरा और व्यापक नियंत्रण है। क्या उसकी पूरी शेयर पूंजी सरकार के पास है? क्या उसे चलाने वाले ज्यादातर लोग सरकार नियुक्त करती है? क्या उसे सरकार से बहुत ज्यादा वित्तीय मदद मिलती है? और शायद ये भी कि वो काम क्या कर रही है। संस्था इन कसौटियों पर खरी उतरती है तो अदालत कहती है कि भाई, आपका नाम भले ही कंपनी हो, लेकिन आपका चरित्र और काम राज्य जैसा है। अच्छा। इसलिए आप नागरिकों के मूल अधिकारों से बंधे हुए हैं। आप अपने कर्मचारियों के साथ मनमाने ढंग से भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, सरकारी कंपनियां तो फिर भी एक हद तक समझ में आती हैं, क्योंकि उनमें सरकार शब्द जुड़ा है। लेकिन अगला नाम देखकर तो मैं सच में चौंक गया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी BCCI। ये राज्य कैसे हो सकता है? ये तो एक प्राइवेट क्लब जैसा है, और जहां तक मुझे पता है सरकार से तो उनका 36 का आंकड़ा रहता है कई बार। ये सबसे दिलचस्प मामलों में से एक है, और ये दिखाता है कि अदालत की सोच कितनी विकसित हुई है। आपका कहना सही है, BCCI हमेशा दावा करती है कि वो एक स्वायत्त निजी संस्था है, लेकिन अदालत ने पर्दे के पीछे देखा। अदालत ने कहा, ठीक है, आप कागज पर निजी हो सकते हैं, लेकिन आप काम क्या करते हैं? आप भारत में के क्रिकेट के खेल को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। हाँ, एक तरह से उनकी मोनोपोली है। बिल्कुल।
टीम चुनना, ये तय करना कि कौन खेलेगा कौन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का झंडा लेकर जाना, ये सब सार्वजनिक काम है। सही। ये कोई प्राइवेट शौक नहीं है। दूसरा, अदालत ने देखा कि क्या उसे सरकार से कोई फायदा मिलता है, और जवाब है हाँ। उन्हें स्टेडियम के लिए रियायती दरों पर जमीन मिलती है, टैक्स में छूट मिलती है और भी कई तरह की अप्रत्यक्ष मदद मिलती है। अच्छा। तो अदालत का नजरिया ये था कि आप सरकार से सारे फायदे लेंगे, देश के नाम पर काम करेंगे, लेकिन जब जवाबदेही की बात आएगी तो कहेंगे कि हम तो प्राइवेट है। ये नहीं चल सकता। मतलब ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर आप एक सार्वजनिक काम कर रहे हैं तो आपको सार्वजनिक नियमों यानी संविधान का पालन करना होगा। आप किसी खिलाड़ी को मनमाने ढंग से टीम से बाहर नहीं कर सकते। एकदम सही। और यही तर्क विश्वविद्यालयों पर भी लागू होता है। हमारे स्रोतों में ये भी एक उदाहरण है। हाँ, ये भी हैरान करने वाला है, खासकर निजी विश्वविद्यालय। वो तो अपनी फीस लेते हैं, अपने नियम बनाते हैं। उन्हें राज्य मानने का क्या मतलब हुआ? कैसे उनकी आज़ादी पर असर नहीं पड़ेगा? सरकार हर छोटी बड़ी बात में दखल नहीं देने लगेगी? ये एक खतरा भी तो है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। ये चिंता जायज है और अदालत ने इस पर भी विचार किया है। देखिए, शिक्षा देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य है। कोई भी विश्वविद्यालय, चाहे वो निजी ही क्यों न हो, शिक्षा के नाम पर मनमानी नहीं कर सकता। वो यूजीसी जैसे सरकारी निकायों के नियमों से बंधे होते हैं। इसलिए वो किसी छात्र को धर्म या जाति के आधार पर दाखिला देने से मना नहीं कर सकते या कोई भेदभावपूर्ण नियम नहीं बना सकते। ठीक है। जहां तक उनकी आज़ादी का सवाल है, तो राज्य माने जाने का मतलब ये नहीं है कि सरकार उनके हर फैसले में दखल देगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उनके फैसले मूल अधिकारों की कसौटी पर परखे जा सकते हैं। ये एक संतुलन है संस्था की स्वायत्ता और नागरिक के अधिकारों के बीच। तो फिर इसकी कोई सीमा है या नहीं? या हर बड़ी प्राइवेट संस्था अब राज्य मानी जाएगी? जैसे कोई बड़ा प्राइवेट स्कूल, क्या वो भी राज्य है? ये जानने के लिए हमारे स्रोतों में एक केस का जिक्र है। श्रीमती सतिमबाला शर्मा बनाम सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस मामले में अदालत ने कहा कि एक प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय राज्य नहीं है। यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, गैर सहायता प्राप्त यानी अनएडेड और अल्पसंख्यक। अच्छा, तो फर्क इस बात से पड़ता है कि संस्था सरकार से पैसा या कोई बड़ी मदद ले रही है या नहीं? मोटे तौर पर हाँ। अदालत ने देखा कि क्या उस स्कूल पर सरकार का कोई खास प्रशासनिक या वित्तीय नियंत्रण है। अगर कोई संस्था सरकार से कोई खास ग्रांट नहीं लेती, उसके रोजमर्रा के कामों में सरकार का ज्यादा दखल नहीं है और वो अपनी नीतियां बनाने के लिए काफी हद तक आजाद है, तो उसे राज्य के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। समझ गया। ये परिभाषा की एक सीमा तय करता है। संविधान हर निजी संस्था को राज्य नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो भी संस्थाएं राज्य की शक्ति का इस्तेमाल कर रही हैं या सार्वजनिक काम कर रही हैं, वे जवाबदेह हों। तो ठीक है, सरकार, सरकारी कंपनियां, यहाँ तक कि बीसीसीआई और सरकारी मदद लेने वाली प्राइवेट संस्थाएं भी राज्य हो सकती हैं। ये बात अब काफी साफ हो रही है। लेकिन इन स्रोतों में एक नाम ऐसा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, न्यायपालिका। ये कैसे हो सकता है? हम तो न्यायपालिका के पास ही इन सब के खिलाफ जाते हैं। रक्षक ही राज्य कैसे हो सकता है? ये संवैधानिक कानून का एक बहुत ही गहरा और सूक्ष्म बिंदु है, और इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। मामला है AR अंतुले बनाम RS नायक का, जिसमें ये सवाल उठा। अदालत ने कहा कि जब न्यायपालिका अपना मुख्य न्यायिक कार्य करती है, यानी मुकदमों की सुनवाई करना और फैसले देना, तब उसे अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना जा सकता। अच्छा। क्योंकि उस भूमिका में तो वो अधिकारों को लागू करवा रही है, उनका हनन नहीं। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन फिर उसे राज्य क्यों कहा गया? क्योंकि न्यायपालिका सिर्फ फैसले ही नहीं सुनाती, वो और भी कई काम करती है जो प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे अदालतों के कामकाज के लिए नियम बनाना, कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को तय करना, वकीलों के लिए नियम बनाना। जब न्यायपालिका ये प्रशासनिक या नियम बनाने वाले काम करती है, तब वो राज्य की परिभाषा में आती है। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जज साहब कटघरे में फैसला सुना रहे हैं, तब वो राज्य नहीं है। जी। लेकिन जब वो कोर्ट में क्लर्क की भर्ती के लिए नियम बना रहे हैं, तब वो राज्य है और उन नियमों को मूल अधिकारों के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। आपने बिल्कुल सही समझा।
इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी कर्मचारी के साथ भर्ती में भेदभाव नहीं कर सकता, ये कह के कि हम तो न्यायपालिका हैं, हम पर ये नियम लागू नहीं होते। ये हमारे संविधान की सबसे खूबसूरत और ताकतवर बातों में से एक है। ये दिखाता है कि व्यवस्था खुद को भी जवाबदेह मानती है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यहाँ तक कि कानून के रक्षक भी नहीं। वाह। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें, तो राज्य कोई स्थिर चीज नहीं है। ये एक बहते हुए पानी की तरह है, जिसकी सीमाओं को हमारी अदालतों ने समय और जरूरत के हिसाब से फैलाया है। इसका मकसद सिर्फ एक है, नागरिकों के मूल अधिकारों को हर उस ताकतवर संस्था से बचाना जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है, चाहे उसका नाम सरकार हो, कॉरपोरेशन हो या क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल, ये नाम का नहीं, काम और नियंत्रण का मामला है। और इसी सोच को अगर हम आज के डिजिटल युग में आगे बढ़ाएं तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आप बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सर्च इंजन्स। हाँ, सोचिए आज इन विशालकाय वैश्विक कंपनियों का हमारे जीवन पर कितना नियंत्रण है। वो तय करती हैं कि हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, हमारी निजता का क्या होता है, और कई बार तो ये भी कि हम क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं। सही बात है। उनका असर शायद कुछ सरकारी संस्थाओं से भी ज्यादा है। ये तो 100% सच है। वे तय करती हैं कि कौन सी खबर हम तक पहुंचेगी, कौन सा विचार दबा दिया जाएगा। ये तो सरकार से भी बड़ा रोल हो गया एक तरह से। तो भविष्य का सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल यही होगा, क्या राज्य की परिभाषा का ये इलास्टिक और फैलेगा? क्या आने वाले समय में अदालतें इन बड़ी टेक कंपनियों को भी राज्य जैसी संस्थाएं मानेंगी, क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन को नियंत्रित करने वाले काम कर रही हैं? ये कंपनियां भले ही निजी और वैश्विक हों, पर उनका काम सार्वजनिक है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना आने वाले दशकों में अदालतों और समाज को करना ही पड़ेगा। और ये दिखाता है कि संविधान का अनुच्छेद 12 और उसका वो अस्पष्ट सा शब्द अन्य प्राधिकारी आज भी कितना जरूरी और जिंदा है।